मैं अपने उद्बोधन की शुरुआत श्रीमद् भगवद गीता की 2 पंक्तियों से करना चाहूँगा। कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भूमाते संगोत्स्व कर्मणि। इस श्लोक का अर्थ है कि केवल हमारे कर्म पर हमारा अधिकार है, कर्म के फल पर नहीं। तो इसीलिए फल की चिंता ना करते हुए आलस से, निष्क्रियता से बचकर हमें अपने कर्म को पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ पूरा करना चाहिए। इसी में ही मानवता का कल्याण है। और राजनीति में हमारा कर्म है जनता की सेवा करना। इस सदन के अंदर हम 90 ऐसे भाग्यशाली लोग हैं जिन्हें हरियाणा के 3 करोड़ लोगों के जीवन को सुधारने के लिए चुना गया है। हमारा समय, हमारी ऊर्जा, हमारे संसाधन अब केवल हमारे नहीं हैं बल्कि जनता को समर्पित है। मेरा ये मानना है कि हम भगवान का काम कर रहे हैं, वी डूइंग गॉड्स वर्क। तो इसीलिए हमें अपने काम को काम की खातिर करना चाहिए, ना कि फल की अपेक्षा में। और हमारे काम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है बजट पर चर्चा करना और सार्वजनिक निधि या पब्लिक फंड को अधिकृत करना। उपाध्यक्ष महोदय, हर साल प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक वर्ग बहुत ही बेसब्री के साथ, बहुत ही उम्मीद के साथ बजट पेश होने का इंतजार करता है। युवा उम्मीद करता है कि उसे अच्छी शिक्षा मिले, रोजगार के अवसर प्राप्त हो। किसान उम्मीद करता है कि उसे पर्याप्त सिंचाई का पानी मिले, कृषि आदान मिले, उसके जीवन स्तर में सुधार हो। महिला उम्मीद करती है कि सामाजिक और आर्थिक रूप से वे सशक्त बने। व्यापारी उम्मीद करता है कि वे बिना किसी अड़चन के, बिना गुंडागर्दी के अपना धंधा चला सके। बड़े बुजुर्ग उम्मीद करते हैं कि उन्हें पर्याप्त पेंशन मिले, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, ताकि वे अपने जीवन के अंतिम वर्षों को आराम और आनंद के साथ व्यतीत कर सकें। खिलाड़ी उम्मीद करते हैं कि उन्हें अच्छा स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर मिले जहां वो अपनी प्रतिभा को निखार सके। और समाज उम्मीद करता है कि आपसी प्रेम और भाईचारा बना रहे और हमें स्वच्छ पेयजल और स्वच्छ वातावरण मिलता रहे। तो उपाध्यक्ष महोदय, जनता की इसी उम्मीद पर खरा उतरना सरकार का और हम सभी का दायित्व बनता है। तो इसीलिए सबसे पहले मैं हरियाणा के विकास पुरुष मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी को बधाई देता हूं, जिन्होंने लगातार चौथी बार जो बजट पेश किया है वो हरियाणा के 3 करोड़ लोगों की आशाओं और उम्मीदों पर खरा उतरने वाला बजट है। राज्य को उन्नति के पथ पर और भी तेजी और मजबूती के साथ अग्रसर करने वाला बजट है। अमृतकाल के इस पहले बजट ने सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास के संकल्प को लेते हुए ऐसे लोगों को गले लगाया है और सरकारी खजानों को ऐसे घरों की तरफ खोलने के का काम किया है जिन्हें सरकारी योजनाओं की सबसे अधिक आवश्यकता है। इस बजट में युवाओं के लिए रोजगार भी है और कौशल विकास के साथ अपनी प्रतिभा का सकारात्मक उपयोग करने के तमाम अवसर भी है। इस बजट में ग्रामीण और शहरी विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताते हुए सरकार ने हरियाणा के विकास में देश विदेशों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस जैसे क्षेत्रों का महत्व बढ़ रहा है। हमारे नौजवान इस दौड़ में पिछड़ ना जाए, इसका खास ख्याल रखते हुए हमारी सरकार ने इसके लिए भी सशक्त प्रबंध किए हैं। तो एक जनहितैषी और दूरदर्शी बजट पेश करने के लिए एक बार पुनः मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं। महोदय, मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूं, तो ऐसे में एक बेहतरीन बजट देने के साथ साथ जिस जिम्मेदारी के साथ, जिस पारदर्शिता के साथ, जिस अनुशासन के साथ मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा की अर्थव्यवस्था को चलाने का काम किया है वो भी काबिले तारीफ है। मिस्टर डेप्यूटी स्पीकर, I would like to share some of Haryana's promising economic indicators with this House. Haryana's GDP per capita at 3,58,000 rupees is third among all Indian states after Goa and Sikkim. At 7%, Haryana is also the third fastest growing economy in India. Haryana's per capita income has more than doubled in the last 8 years, from 1,47,382 rupees in financial year 2014-15 to 2,96,685 rupees in financial year 22-23. And this is significantly higher than the national average. Haryana's fiscal deficit at 3.3% is healthy and lower than the national average. Our manufacturing growth rate at 10% is the highest in India. We are also the largest software exporting state in India.
उपाध्यक्ष महोदय, ये सभी इंडिकेटर्स इस बात को साबित करते हैं कि जब एक ऊर्जावान और प्रतिभावान प्रदेश को अच्छा नेतृत्व मिल जाए तो वो कामयाबी की नई बुलंदियों को छूता है। महोदय, हमारी सरकार की उपलब्धियों के बारे में यदि मैं विस्तार में चर्चा करने लगूं तो घंटे लग जाएंगे। तो आज के इस उद्बोधन में मैं हरियाणा के एक युवा नागरिक होने के नाते और एक युवा प्रतिनिधि होने के नाते अपनी दृष्टिकोण से सरकार को कुछ सुझाव देने का प्रयास करूंगा। उम्र में मैं सदन में सबसे छोटा हूं, तो जाने में मुझसे कोई भूल चूक हो तो सदन से क्षमा भी चाहता हूं। महोदय, मैं शुरुआत करना चाहूंगा शिक्षा से। दो पंक्तियां मुझे याद आती है। एक सीख तमाम जिंदगी की उम्मीद बन गई, एक सीख तमाम जिंदगी की उम्मीद बन गई, वो कोई और न कर सका जो जादू शिक्षा कर गई। शिक्षा एक सफल जीवन का आधार है, हम सभी जानते हैं। और वर्तमान बजट में मुख्यमंत्री जी ने सबसे ज्यादा पैसा 20,340 करोड़ की लागत से शिक्षा को दिया है। वो इस बात को दर्शाता है कि हमारी सरकार शिक्षा को लेकर, युवाओं के भविष्य को लेकर कितनी गंभीर है। मिस्टर डेप्यूटी स्पीकर, हरियाणा under the able leadership of Shri Manohar Lal ji has grown leaps and bounds in the sphere of education. A few years ago, where we were struggling to give even access to education to the underprivileged, where cheating in exams was common, where corruption in admission and teacher postings was rampant, and where girls were denied education, we have now crossed all those hurdles and have achieved access, enrollment, and grade level competency. And our focus has now shifted to improving learning outcomes and teaching pedagogy at all levels, which is very encouraging. With the help of sound policies such as Saksham Haryana, Sanskriti Model School, the Chief Minister's Good Governance Associates, and so on, the quality of education from the pre-primary or Anganwadi to the high level has starkly improved over the last decade. Haryana is now slowly but surely providing an education model for the rest of India to follow. उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही खुशनसीब हूं कि मुझे अपने जीवन में अच्छी शिक्षा का अनुभव हुआ, चाहे भारत में रहकर या विदेशों में हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड जैसी विश्व प्रसिद्ध यूनिवर्सिटीज में पढ़कर। और इसका श्रेय मेरे माता पिता को जाता है, जिन्होंने हमेशा शिक्षा को प्राथमिकता दी। लेकिन इनकी तरह हरियाणा में सैकड़ों ऐसे माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को भी अच्छा शिक्षा दिलाकर उनको जीवन में सफल बनाना चाहते हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण हमारी सरकार की सकारात्मक सोच और अच्छी परियोजनाओं के बावजूद अब भी शिक्षा में बहुत कुछ हासिल करना बाकी है। महोदय, मेरा ये मानना है कि आज हरियाणा एक ऐसे लेवल पर आकर पहुंच गया है कि हमें अपनी तुलना बाकी भारतीय राज्यों से ना करके दुनिया के सबसे विकसित देशों और राज्यों के साथ करनी चाहिए। यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, नेदरलैंड्स, डेनमार्क, नॉर्वे जैसे मुल्कों में जिनकी शिक्षा प्रणाली की मिसालें पूरी दुनिया में दी जाती है, हमें अपना मुकाबला इनके साथ करना है। लेकिन इन मुल्कों में अधिकांश बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ना पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें वहां अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिलता है और क्वालिटी एजुकेशन भी। हमारे यहाँ विपरीत मानसिकता है। यहाँ हमारे ज्यादातर बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ना पसंद करते हैं। इस धारणा को बदलने की आवश्यकता है और ये तभी होगा जब हम और भी गंभीरता के साथ और भी मजबूती के साथ शिक्षा की ओर ध्यान देंगे। महोदय, बुनियादी स्तर पर मेरा मानना है कि हमारे सरकारी स्कूलों में इन मुल्कों के तर्ज पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जैसे कि टेक्नोलॉजी इनेबल्ड क्लासरूम्स, वर्किंग लेबोरेटरीज, गुड क्वालिटी फैकल्टी, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा। तो आप सुन रहे थे बीजेपी के विधायक भव्य बिश्नोई को। उन्होंने सुझाव दिए हैं सरकार को। बजट पर चर्चा के दौरान वो अपना भाषण दे रहे थे और इस दौरान उन्होंने कई सुझाव दिए हैं और बताया है कि किस तरह से प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, लेकिन और क्या कुछ ज़रूरत है। और ख़ासतौर पर शिक्षा पर जोर देते हुए नजर आए, ये कहते हुए नजर आए कि किस तरह उन्हें अच्छी शिक्षा मिल पाई है, लेकिन और भी जो माँ बाप प्रदेश में हैं जो चाहते हैं कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जा सके, लेकिन वो नहीं दे पा रहे हैं, ताकि हमारे बच्चे जीवन के तमाम चुनौतियों का सामना कर सके और इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छात्र छात्राओं के साथ मुकाबला भी कर सके। महोदय, ये बात थी प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन की। हायर एजुकेशन की ओर भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। यदि हम नेशनल यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स की बात करें तो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में हरियाणा के केवल 3 यूनिवर्सिटीज का नाम आता है और ग्लोबल यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में दूर दूर तक हमारा कोई नामो निशान नहीं है। मिस्टर स्पीकर, owing to its talent and close proximity to the national capital, I strongly believe that Haryana has the potential to become a global education hub
or a national education hub at the very least. For this, I humbly suggest developing a world-class university in Haryana. And this will happen by building a good leadership team, attracting high-quality faculty, and inviting investment from both local and global investors. And Mr. Deputy Speaker, I'm willing to chip in and contribute in this effort of the government because over the past many years, I very carefully and consciously cultivated a network of like-minded people who are extremely passionate about education. And in doing so, Mr. Deputy Speaker, I'm convinced that not only will we prevent brain drain from taking place in India, but in fact, students from around the world will flock to India, eager to seek admission in our universities. उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने वर्तमान बजट में आगामी वर्ष के अंदर 65,000 नौकरियां देने की और 2 लाख युवाओं को कौशल बनाने की घोषणा की है। सरकारी भर्तियों में भाई भतीजावाद को खत्म करके और तमाम धांधलियां और भ्रष्टाचार को खत्म करके मुख्यमंत्री जी ने हमारे युवाओं के दिलों में विशेष जगह बनाई है। आज हरियाणा के गांव में गरीब से गरीब परिवार का पढ़ा लिखा नौजवान अपनी मेहनत और काबिलियत के बलबूते पर नौकरियां हासिल कर रहा है। ये हमारे प्रदेश के लिए, हमारी सरकार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन बावजूद इसके हमारे प्रदेश में सैकड़ों ऐसे नौजवान हैं जो या तो बेरोजगार है या अपनी क्षमता को पूरा करने के लिए असमर्थ है। अब बेरोजगारी का आंकड़ा क्या है, ये 7% है, 10, 12 पर 15 है। इस पर पक्ष विपक्ष तर्क वितर्क कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आज सभी दलों को साथ मिलकर इस बेरोजगारी का हल निकालने की आवश्यकता है। महोदय, हरियाणा में हर साल 3 लाख से अधिक नौजवान वर्कफोर्स में शामिल हो रहे हैं। उनका भविष्य हमारे हाथों में है। अब कुछ ही शब्दों में बेरोजगारी पर चर्चा करके इस महत्वपूर्ण और गंभीर विषय के साथ मैं न्याय नहीं कर पाऊंगा, लेकिन एक छोटा सुझाव मैं सरकार को जरूर देना चाहूंगा कि सिरसा दिल्ली इकोनॉमिक कॉरिडोर जो केंद्र सरकार के भारतमाला प्रोजेक्ट का हिस्सा है, उसे तेजी दी जाए और आदमपुर को इसमें जोड़ा जाए। जैसा कि आप जानते हैं महोदय, आज हरियाणा में ज्यादातर जीडीपी, ज्यादातर नौकरियां, ज्यादातर निवेश गुड़गांव, फरीदाबाद, मानेसर से उत्पन्न होता है। हमारा प्रदेश विकसित राज्यों में से एक जरूर माना जाता है, लेकिन हमारा ग्रोथ इनइक्विटेबल है और यदि ऐसा रहा तो निकट भविष्य के अंदर बाइंड अप करें टाइम। मेरा मेडिन स्पीच है जी, आपसे गुजारिश है और मैं राजनीतिक बात कर नहीं रहा, थोड़ा समय दो, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। बोलो प्रदेश के हित की बात है जी, ये थोड़ा कंटिन्यूस तो जैसा कि मैं कह रहा था कि यदि ऐसा रहा तो बहुत जल्द गुड़गांव, फरीदाबाद बढ़ती हुई आबादी और पर्यावरण का दबाव नहीं संभाल पाएंगे और वैसे भी ये बाकी प्रदेश के साथ अन्याय है। सिरसा दिल्ली इकोनॉमिक कॉरिडोर को विकसित करने से दक्षिण और पश्चिमी हरियाणा को अभूतपूर्व लाभ होगा, ये मेरा विश्वास है, क्योंकि इकोनॉमिक कॉरिडोर के दोनों तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, कारखाने खुलेंगे, देशी और विदेशी निवेश आएगा, जमीन के दाम बढ़ेंगे और युवाओं को रोजगार मिलेगा। महोदय, इस कड़ी में केंद्र सरकार ने हरियाणा हिसार की ग्रोथ पोटेंशियल और कनेक्टिविटी को मद्देनजर रखते हुए हिसार को काउंटर मैग्नेट एरिया टू दिल्ली घोषित किया है, ताकि हिसार को एक स्वतंत्र आर्थिक विकास केंद्र के रूप में विकसित किया जा सके। हिसार एविएशन हब और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क की भी परिकल्पना हमारी जनहितैषी राज्य सरकार ने की है। पहले यहाँ एमआरओ या मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ऑपरेशंस और कार्गो के लिए हिसार एयरपोर्ट खोला जाएगा और उसके पश्चात इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एरोसिटी और इंडस्ट्रियल हब भी यहाँ पर खोले जाएंगे। महोदय, ये मेरे लिए बहुत ही उत्साहजनक है, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी मैंने सारी बातें अपनी घोषणा पत्र में लिखी थी और निस्संदेह ये योजनाएं सिर्फ हिसार ही नहीं बल्कि 100 किलोमीटर के रेडियस के अंदर आने वाले सभी इलाकों के लिए विकास के नए दरवाजे खोलने का काम करेंगी और विशेष रूप से युवाओं को इसका लाभ पहुंचेगा। एरोस्पेस, हाईटेक, लॉजिस्टिक्स, मेडिकल टूरिज्म, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स, एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग जैसी इंडस्ट्रीज यहाँ पर खोली जा सकती है, जिनकी मदद से घर घर गांव के अंदर हम युवाओं को रोजगार दे सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे अन्नदाता का जिक्र बिना किए मेरा उद्बोधन तो अधूरा रह जाएगा, तो 2 पंक्तियां मुझे उनके बारे में याद आती है। चीर की जमीन मैं उम्मीद बोता हूं, चीर की जमीन मैं उम्मीद बोता हूं, मैं किसान हूं चैन से कहां सोता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी फसल बीमा योजना, भावांतर भरपाई योजना, किसान क्रेडिट कार्ड इत्यादि जैसी नीतियों के माध्यम से किसानों के जीवन को सुधारने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं और इसके साथ साथ जिस प्रकार से हमारी सरकार नेचुरल फार्मिंग, फूड इकोनॉमी, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, बी कीपिंग जैसी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को बढ़ावा दे रही है, वो भी स्वागत योग्य नीतियां हैं, लेकिन अभी भी बहुत गंभीर प्रयास करने की जरूरत है। हम पर्याप्त मात्रा में किसानों को सिंचाई का पानी,
बिजली, खाद, बीज इत्यादि नहीं उपलब्ध करवा पा रहे हैं। और जैसा कि मैंने शून्यकाल के दौरान भी कहा था कि किसानों की निजी खालों को पक्का करने के नियमों में संशोधन लाकर उन्हें 20 साल से घटाकर 10 साल किया जाए। इसके साथ साथ संबंधित मंत्री, अधिकारियों और किसान नेताओं की समिति बनाकर हर वर्ष एक बजट का प्रावधान किया जाए ताकि किसान अपने खालों की मरम्मत करवा पाए। ग्राउंड वाटर डिप्लीशन को देखते हुए मुख्यमंत्री जी की माइक्रो इरिगेशन पॉलिसी अच्छी है। मैं उनकी सोच को समझता हूं और सराहता भी हूं कि मैं खुद एक ऐसी विचारधारा से संबंध रखता हूं, एक ऐसे समाज से संबंध रखता हूं जो पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देता है। लेकिन जब तक माइक्रो इरिगेशन की जागरूकता बढ़ेगी, उत्साह बढ़ेगा किसानों के अंदर, और मैं आदमपुर में ये जागरूकता बढ़ाने का प्रयास मैं भी करूंगा, लेकिन तब तक किसानों की निजी खालों की नीति पर पुनर्विचार किया जाए, ये मेरी मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना है। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ सिंचाई के पानी की पूर्ति करने के लिए हमारी सरकार को एसवाईएल के मुद्दे को और भी गंभीरता के साथ देना चाहिए। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हरियाणा के हिस्से का 3.5 MAF पानी के लिए पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय युग पुरुष चौधरी भजनलाल जी ने सन 1982 में पंजाब के पूरे गांव के अंदर तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी से कस्सी चलवाकर नहर का निर्माण कार्य शुरू करवाया था और अपने शासनकाल में 98% काम पूरा करवाकर अदालतों में भी हरियाणा के हितों की जमकर पैरवी की थी। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण अध्यक्ष महोदय, अभी तक हमारे किसानों को उनके हक का पानी नहीं मिल पाया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन के सभी सम्मानित सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि एसवाईएल के मुद्दे पर हम सभी को एकजुटता दिखानी होगी। इसके लिए चाहे हमें कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, हम देंगे, लेकिन राजनीति से ऊपर उठकर हमें इस दिशा में ठोस प्रयास करने होंगे। विशेष रूप से मैं अपने विपक्ष के साथियों को आमंत्रित करता हूं कि सिर्फ एसवाईएल के मुद्दे पर ही नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री के जनहित के सभी कार्यों में अब सकारात्मक भूमिका निभाएं, क्योंकि सदन में हम सभी का लक्ष्य एक ही है कि हरियाणा की 36 बिरादरी का विकास हो और विकास पुरुष मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा तेजी से आगे बढ़ रहा है। आप सब भी इसमें सहयोगी बने, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। विपक्ष के लिए मैं 2 लाइनें जरूर कहना चाहूंगा। ना गिला किया ना खफा हुए, यूं ही रास्ते में जुदा हुए। ना गिला किया ना खफा हुए, यूं ही रास्ते में जुदा हुए। ना तू बेवफा ना मैं बेवफा, जो गुजर गया सो गुजर गया। उपाध्यक्ष महोदय, आदमपुर की 2 बातें रख रहा हूं। टाइम हो गया। इस बजट सत्र के अंदर 2 ही मिनट और है जी, पक्का। इस बजट सत्र के अंदर महत्वपूर्ण संवाद में आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। बोलना मैं बहुत कुछ चाहता था, महिला सशक्तिकरण के बारे में, पर्यावरण संरक्षण के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में, अन्य मुद्दों के बारे में, लेकिन सदन के समय का सम्मान करते हुए मैं अंत में सिर्फ मुख्यमंत्री जी से विनम्र प्रार्थना करता हूं कि वे गंभीरता के साथ और तुरंत प्रभाव के साथ आदमपुर की समस्याओं का समाधान करें, क्योंकि मुझ पर है उम्मीदों का पहाड़ आदमपुर की उस महान जनता का। मुझ पर है उम्मीदों का पहाड़ आदमपुर की उस महान जनता का, जिसने आंधियों में भी हमेशा चिराग जलाए रखा, जिसने आंधियों में भी हमेशा चिराग जलाए रखा। बड़े ही विश्वास और उम्मीद के साथ आदमपुर के लोगों ने भाजपा को और हम सभी का साथ दिया, बल्कि 2019 के विधानसभा चुनाव से भी ज्यादा वोट इस उपचुनाव में हमें मिले। तो मुख्यमंत्री जी से मेरी प्रार्थना है कि जो जो मुख्य मांगे आदमपुर की है, जैसे खाड़ की बात है, बिजली की बात है, सड़कों की बात है, ढाणियों की बात है, इन सभी को तुरंत प्रभाव से इन पर कार्रवाई शुरू करें। इनके साथ साथ बालसमंद महिला कॉलेज को चौधरी भजनलाल जी के नाम पर खोला जाए, भीड़ हिसार को मालिकाना हक जल्द से जल्द दिलाया जाए, मंडी आदमपुर बस स्टैंड और हॉस्पिटल को अपग्रेड किया जाए और आदमपुर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोली जाए। महोदय, एक और गंभीर मुद्दा है कि मंडी आदमपुर के 36 बिरादरी में नगर पालिका को लेकर भारी रोष है और काफी समय से यहाँ पर लोग धरने पर बैठे हुए हैं। तो मेरी आपके माध्यम से मुख्यमंत्री प्रार्थना है कि नगर पालिका को भी वो जल्द से जल्द तोड़ने का काम करें। अध्यक्ष महोदय, ये सदन लोकतंत्र का वही मंदिर है जहां पर युग पुरुष स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी जैसी महान हस्तियों ने अपने अथक प्रयासों से हरियाणा की तकदीर लिखने का काम किया और आज मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी की रहनुमाई में हरियाणा एक विकसित प्रदेश के रूप में तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक बार पुनः मैं उन्हें एक बेहतरीन बजट पेश करने के लिए बधाई देता हूं और सदन के सभी सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि कृषि की जड़ों को और मजबूत करते हुए, महाभारत की जन्मभूमि को नमन करते हुए आओ हम सब साथ मिलकर संघर्ष करें ताकि हमारा हरियाणा विकास की नई उड़ान भर सके। अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार मोदी जी आज भारत को G20 का नेतृत्व दिलाकर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं और जिस प्रकार से मनोहर लाल जी हमारे प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, मैं हमारे विपक्ष के साथियों के लिए एक शेर और बोलकर अपनी वाणी को विराम देता हूं कि हमने तो समंदर के रुख बदले हैं, हमने तो समंदर के रुख बदले हैं, मोदी मनोहर की जोड़ी ने सोचने के सलीके बदले हैं।
आप कहते थे कुछ नहीं होगा, हमने आपके भी समझने के तरीके बदले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।